हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर सुषमा चौर है, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज चूड़िया सीजी से। मैं आज आप लोगों को एमए सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, जिसका कि फर्स्ट यूनिट प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर मैं आज लेक्चर दूंगी। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के पहले हमको प्लेटो के सामान्य जीवन परिचय के बारे में जानना आवश्यक है। प्लेटो का जन्म यूनान के एक नगर राज्य एथेंस में धनी परिवार में ईसा से 427 वर्ष पूर्व हुआ था। प्लेटो न केवल राजनीतिक दार्शनिक था, बल्कि वह कुशल कवि, नाटककार, गणितज्ञ, कहानीकार, रहस्यवादी और आध्यात्मिक तथा राजनीतिक और धर्मशास्त्री था। प्लेटो की मृत्यु 81 वर्ष की उम्र में 347 ईसा पूर्व में हुई थी। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात है और प्लेटो ने अपने जीवन काल में 36 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें प्लेटो की रचनाओं में राजनीति शास्त्र के लिए 3 रचनाएं सबसे प्रमुख है। पहला है दी रिपब्लिक, दूसरा दी स्टेटमेंट और तीसरा है दी लॉ। हम जिस शिक्षा सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत का वर्णन विस्तृत व्याख्या रिपब्लिक ग्रंथ में की है। आइए अब हम देखते हैं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या है। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत के बारे में खास करके हम यह कह सकते हैं कि प्लेटो चाहता था कि एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इसके लिए वह बोलता है कि एक आदर्श राज्य का निर्माण तभी होगा जबकि न्याय की व्यवस्था होगी। तो न्याय की व्यवस्था के लिए वह वहाँ के नागरिकों में, जबकि वे स्वधर्म का पालन करें, तो इसलिए वह चाहता था कि नागरिकों में एकता और सामंजस्य का होना अत्यंत जरूरी है। अब यह प्रश्न उठता है कि एकता और सामंजस्य कहाँ से आएगा। तो उनका यह मानना है कि नागरिकों में एकता और सामंजस्य का गुण तभी आ सकता है जबकि वे पूर्ण तरह से शिक्षित हो और दूसरी प्रकार से उनमें समाजवाद की मतलब स्वधर्म की भावना हो। तो प्लेटो ने इसी को सुनिश्चित करने के लिए कि किस तरह से नागरिकों को स्वधर्म का पालन किया जाना चाहिए, तो 2 प्रकार के साधनों के बारे में वह कहता है। पहला साधन है शिक्षा और दूसरा है साम्यवाद। इसी के द्वारा आदर्श राज्य की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि शिक्षा के बारे में प्लेटो का यह कहना है कि शिक्षा के द्वारा ही समस्त बुराइयों को जड़ से मुक्त किया जा सकता है। और इसके संबंध में बार्कर का कहना है कि शिक्षा मानसिक रोग को मानसिक औषधि द्वारा ठीक करने का एक प्रयास है। और उसने यह बतलाया है कि जिस प्रकार आत्मा के विकास के लिए और राज्य की एकता के लिए शिक्षा का होना एक रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है, तो उसी तरह से उसने साम्यवाद के बारे में यह बतलाया है कि समाज के जो 2 वर्ग है, शासक और सैनिक वर्ग, इन दोनों को संपत्ति और परिवार से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, तभी वे अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि प्लेटो ने न्याय की व्यवस्था में शिक्षा प्रणाली को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्लेटो का जो रिपब्लिक है, यह शिक्षा का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। प्लेटो ने जो अपनी रचना है रिपब्लिक में शिक्षा पर इतना अधिक विस्तार से उल्लेख किया है कि और साथ ही वह शासकों की शिक्षा पर इतना अधिक महत्व देता है कि रूसो ने इस पुस्तक को शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। तो रूसो ने इसके बारे में कहा है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक मात्र ही नहीं है, बल्कि शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं लिखी थी। आइए अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में। प्लेटो ने जब अपनी शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया है, तो सबसे पहले उसने यूनान के 2 नगर राज्य स्पार्टा और एथेंस, इन दोनों ही नगर राज्यों की शिक्षा प्रणालियों का गहन अध्ययन किया और उसके बाद उनके गुण दोषों का गहन अध्ययन करने के पश्चात अपने अलग से शिक्षा सिद्धांत का उसने वर्णन किया या प्रतिपादन किया।
सबसे पहले प्लेटो ने एथेंस की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया तो उसने यह पाया कि एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें उसकी 4 विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता कि शिक्षा का राज्य पर नियंत्रण नहीं था, वह इसलिए कि वह व्यक्तिगत उद्यम पर आधारित थी और उस पर सोफिस्ट और आइटोक्रिज व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा प्रदान करते थे और एथेंस में निजी शिक्षा का प्रचलन था। दूसरी बात की शिक्षा बहुत व्यापक थी और तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता कि यह अधिक खर्चीली थी और चौथी विशेषता कि उच्च शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही अच्छे नागरिक बनते थे। ठीक उसी तरह से स्पार्टा की जब उसने शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया तो उसने यह पाया कि सबसे पहली विशेषता उसने यह पाया कि शिक्षा राज्य के द्वारा नियंत्रित थी। दूसरी विशेषता यह थी कि शिक्षा विशेष रूप से सैन्य शिक्षा थी। वह इसलिए कि स्पार्टा को दूसरे देशों के आक्रमण का भय था, इसलिए अपने देश की अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिक शिक्षा को वे ज्यादा महत्व देते थे। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा थी और चौथी विशेषता यह थी कि जो सैनिक होते थे हालांकि अनपढ़ होते थे परंतु वे युद्ध में और चतुर सैनिक सिद्ध होते थे। और पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता कि शिक्षा के माध्यम से नागरिकों के व्यक्तित्व का समुचित विकास किया जा सकता था। तो हम यह देखते हैं कि प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा इन दोनों की शिक्षा प्रणाली के बाद अपनी शिक्षा योजना या शिक्षा सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया। इसके बारे में प्लेटो का यह कहना है कि एक आदर्श राज्य और शासक के लिए अगर दार्शनिकों को तैयार करना है तो उसका मूल उद्देश्य यह है कि शिक्षा के द्वारा ही दार्शनिक शासकों को प्राप्त किया जा सकता है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में शारीरिक और बौद्धिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा का समन्वय किया है। इसलिए हम यह देखते हैं कि एक और उसने तो शिक्षा को अनिवार्य माना है परंतु दूसरी ओर शिक्षा को राज्य के द्वारा नियंत्रित भी करना चाहता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य यह है कि व्यक्ति के द्वारा समाज के जिस कर्तव्य का पालन लोगों को करना चाहिए, नागरिकों को करना चाहिए, उसके लिए उसको तैयार करना। दूसरी बात कि प्लेटो की शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था कि व्यक्तियों को सत्य का साक्षात्कार कराना। इसलिए बार्कर ने कहा है कि शिक्षा वह औषधि है जिसे मिलाकर वह मानव मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के यह प्रयास है। अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की विशेषता। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की कई विशेषता है। जैसे पहला, राज्य नियंत्रित शिक्षा। प्लेटो चाहता था कि हमेशा शिक्षा जो होती राज्य के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थियों को, जिसमें अमीर और गरीब दोनों विद्यार्थी समान रूप से वे शिक्षा का लाभ ले सकें। दूसरी शिक्षा है स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा। प्लेटो का यह मानना है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा मिलना चाहिए। उसकी मान्यता थी कि स्त्री शासन का उतनी दक्षता से चला सकती है जितनी की दक्षता से पुरुष चला सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता एक रूपता और सर्वव्यापी शिक्षा। प्लेटो का यह मानना है कि सभी नागरिकों को शिक्षा दी जानी चाहिए और यह शिक्षा सर्वव्यापी होना चाहिए। सर्वव्यापी मतलब शिक्षा राज्य के सभी नागरिकों को दी जाए। सभी नागरिकों को दी जाए का मतलब यह है कि उसका यह कहना है कि जो नागरिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य है उन्हीं को देना चाहिए। दूसरी यहाँ महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखने की है कि उसने उत्पादक और श्रमिक वर्ग को उच्च शिक्षा में शामिल नहीं किया है। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। और पांचवी शिक्षा यह है कि प्लेटो शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक शासक का निर्माण करना चाहता है। छठवीं महत्वपूर्ण शिक्षा है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पूर्ण जीवन काल में चलने वाली शिक्षा है। और सातवीं महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है। और आठवीं महत्वपूर्ण शिक्षा की ये विशेषता है कि आयु और वर्ग के आधार पर उसने शिक्षा को बांटा है। पहला प्रारंभिक और दूसरा है उच्च शिक्षा। इस तरह से हम यह देखते हैं कि उसने जो शिक्षा का विभाजन किया है वह उपयोगी और वैज्ञानिक है।
इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि राजनियंत्रित शिक्षा है, स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वह प्रयोजन करता है और इसी तरह से वह दार्शनिक शासकों का निर्माण करना चाहता है। अब हम देखते हैं प्लेटो की शैक्षणिक पाठ्यक्रम। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना और पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा। पहला है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को भी उसने दो आधारों पर बांटा, पहला अवस्था के आधार पर और दूसरा वर्ग के आधार पर। तो और जो प्लेटो का यह मानना है कि जो उच्च शिक्षा है एक युवावस्था से प्रौढ़ातक अवस्था के लिए है और ये केवल शासक वर्ग के लिए है और शिक्षा का उद्देश्य दार्शनिक शासक बनाना है। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक और विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास करना है, इसलिए उसने इसमें व्यायाम को और संगीत को बहुत अधिक महत्व दिया है। इसके आधार पर वह कहता है कि शरीर के विकास के लिए जिस प्रकार व्यायाम की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, ठीक उसी तरह से आत्मा के विकास के लिए संगीत की शिक्षा अधिक आवश्यक है। इसमें उदाहरण देते हुए वह कहता है कि जिस प्रकार व्यायाम की शिक्षा अध्यापक के को विद्यार्थी के शरीर के विकास के लिए जो बाधक तत्व उसको दूर करना, उसी प्रकार अध्यापक को संगीत के द्वारा मस्तिष्क की समस्त त्रुटियों को दूर करना। इसमें उसने साहित्य, नृत्य, गीत, साहित्य और चित्र, संगीत आदि की भी शिक्षा को उसने शामिल किया है। तो ठीक उसी तरह से उच्च शिक्षा में उसने शरीर और मस्तिष्क के विकास के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए उसने उच्च शिक्षा को शामिल किया है और इसमें सबसे पहला स्थान उसने गणित को रखा। गणित के साथ साथ वह ज्यामिति, तर्कशास्त्र आदि की भी शिक्षा को उसने शामिल किया है। ठीक उसी तरह से वह ये जो शिक्षा देता है दार्शनिक शासकों को तैयार करने के लिए, और प्लेटो का यह कहना है कि 20 से 30 वर्ष और 30 से फिर उसके पश्चात 35 के बाद फिर 10 वर्ष की फिर शिक्षा देने को वह कहता है। 50 वर्ष के बाद फिर वह यह बतलाता है कि दार्शनिक जो राजा है उसको अपने उम्र के अंतिम क्षणों तक व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा लेनी चाहिए। तो स्पष्ट है प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति का उद्देश्य दार्शनिक शासकों का निर्माण करना है जो बिना किसी स्वार्थ के राज्य का शासन अच्छी तरह से चलाए और आदर्श राज्य का निर्माण करे। अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना। प्लेटो की शिक्षा योजना हालांकि सुनियोजित पाठ्यक्रम के आधार पर संचालित थी, फिर भी उसकी शिक्षा योजना में गंभीर त्रुटि या दोष पाया गया है, इसलिए कई आधार पर उसकी आलोचना की जाती। सबसे पहला कि उसने उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है, जबकि यह वर्ग राज्य का सबसे बड़ा वर्ग है, तो यह अनुचित है जिसकी की उसने उपेक्षा की है। दूसरी बात कि प्लेटो की शिक्षा योजना में विविधता के लिए कोई भी स्थान नहीं रखा है और इससे क्या है कि विचारों में संकीर्णता आएगी और इसका ज्ञान जो है व्यापक नहीं हो पाएगा। तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसने शिक्षा की भी उपेक्षा की है। चौथी आलोचना इस आधार पर की गई कि स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा दी है। पांचवी आलोचना इस आधार पर की है कि लंबी अवधि तक शिक्षा योजना चलती रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए 35 से 50 वर्ष की उम्र तक उसने व्यवहारिक शिक्षा दार्शनिकों को देने की बात की है। तो इसके बाद उसके जीवन के और कितने वर्ष शेष रहेंगे, फिर इतनी लंबी शिक्षा के लिए राज्य साधन जुटा पाएगा क्या? तो यह सब बातें आलोचकों का कहना है। छठवीं आलोचना व्यक्ति के विकास की उपेक्षा की गई। सातवीं आलोचना इस आधार पर की गई कि उसने सत्य के विचार का ज्ञान स्पष्ट नहीं किया है। आठवीं आलोचना इस आधार पर की गई कि कला और संगीत का नियंत्रण उचित नहीं है। नौवीं आलोचना इस आधार पर की गई कि उसने व्यवसाय और शिल्पकला संबंधी शिक्षा का कहीं उल्लेख नहीं किया। और 10वीं आलोचना इस आधार पर की गई कि शिक्षा योजना में असंगति पाई गई है और उसका जो शिक्षा योजना है वह अव्यावहारिक है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की कई तरह से या शिक्षा योजना की आलोचना की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हम चाहे प्लेटो के शिक्षा प्रणाली में कितने भी दोष देखें, लेकिन इस प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत
महत्वहीन है ऐसा हम नहीं कह सकते। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है एक प्रशंसनीय शिक्षा दर्शन और शासक उपयोगी शिक्षा योजना है। प्लेटो की शिक्षा योजना का अपना महत्व है। प्लेटो की शिक्षा योजना का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह यह मानता है कि प्लेटो जो शिक्षा योजना रखा है उसे मानसिक रोगों को मानसिक औषधि द्वारा ठीक करने का प्रयास किया। प्लेटो का कहना है कि शासक एक कठिन कला है और जिसके लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है। तो प्लेटो ने हम यह देखते हैं कि प्लेटो ने बहुत अधिक शिक्षा पर बल दिया है। निसंदेह रिपब्लिक व्यापक रूप से एक विश्वविद्यालय, एक चर्च और एक परिवार है। अतः हम यह कह सकते हैं जैसा कि रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो इससे पहले किसी ने नहीं लिखा था।